हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। जैसा कि आज आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि मोंटेस्क्यू का ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद वाली इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इस सिद्धांत की आलोचना क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे महत्व। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो ज़रूर इसको समझिएगा एक एक पॉइंट को। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बता देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। तो आपका जो पॉलिटिकल का पेपर है फर्स्ट और सेकेंड BA फर्स्ट ईयर वालों के, तो फर्स्ट पेपर से आपके लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न और पेपर 2 से 20 प्रश्न हैं वो आपके लिए बनाए हैं एक PDF के थ्रू, जिसमें सॉल्यूशन भी है। तो आपको वो PDF ज़रूर लीजिएगा। ये PDF आपको अपने प्लेलिस्ट के अंदर आपको जस्ट इससे पहले बना हुआ वीडियो इसमें मिल जाएगा। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की PDF नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो बात करते हैं मोंटेस्क्यू विद्वान, ब्रिटेन का ये विद्वान है और इसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो दिया है। तो हम ये नहीं कहेंगे ये पहला विद्वान है जिसने शक्ति पृथक्करण के बारे में बात की। शक्ति पृथक्करण, देखिए पृथक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो पूरी एक है, 3 काम मान लीजिए एक ही साथ हो रहे हैं, सब काम एक में हो रहे हैं। अब उस काम को एक साथ न कर अलग कर दिया जाए कि ये वाला काम ये करेगा, ये वाला काम ये वाला करेगा, ठीक है, और ये करेगा। मतलब एक सरकार होती है, क्या होती है सरकार। तो एक सरकार के अंग होते हैं, क्या अंग होते हैं, व्यवस्थापिका होती है। क्या होती है, एक तो व्यवस्थापिका होती है, एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, और एक होती है न्यायपालिका। तो इस तरह से अगर किसी राज्य में या किसी देश में एक राजा तीनों शक्तियाँ अपने पास रख के काम करता है तो मोंटेस्क्यू कहता है ये संभवतः सही नहीं होगा या किसी राज्य के लिए सही नहीं है। तो मोंटेस्क्यू ने कहा कि तीनों को अलग अलग हाथों में देना चाहिए, यानी व्यवस्थापिका न्याय करने का कार्य न्यायपालिका के हाथों में होना चाहिए, वो अलग स्वतंत्र रूप में काम करे, कार्यपालिका अलग होकर काम करे। इस तरह से इसने कहा कि इस सरकार को चलाने की, सरकार के तीनों अंगों को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति के पास पावर न होकर उसकी अलग अलग व्यवस्था की जाए, यानी ये व्यवस्थापिका की शक्तियाँ अलग हो, कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग व्यक्ति को दी जाए, यानी अलग समूह को दी जाए, न्यायपालिका अलग की जाए। जैसे बात करें राजा, तो राजा है वही कानून बनाता है, वही न्याय करता है, वही लागू करता है। तो इस तरह से कहना मोंटेस्क्यू, इस तरह से अगर राजा तानाशाह हो जाए, मनमानी करे तो इसी कारण मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की वकालत की। उसने कहा कि शक्तियों को एक हाथ में देने के बजाय उसको बांटा जाए। तो सिर्फ यही पहला विद्वान नहीं जिसने ये कहा है। बट अभी मैंने आपको तो ये तो समझा दिया कि शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि इस शक्ति पृथक्करण की बात इससे पहले किसने कही है। जैसे कि आपको पता है अपने राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पे जाने जाते हैं अरस्तु। तो अरस्तु ने भी काफ़ी पहले शक्ति पृथक्करण के बारे में बात कही है, और अरस्तु ने भी कहा कि एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शक्तियों का विभाजन करना चाहिए। यानी इसने बताया कि एक तो होनी चाहिए असेंबली, क्या होनी चाहिए, असेंबली होनी चाहिए। दूसरा अरस्तु ने बताया कि एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी इसने अपने अरस्तु ने भी 3 अलग अलग बातें, अलग अलग विभागों की बात बताई, जिसमें तीसरा था जुडिशियरी। तो खुद अरस्तु जो राजनीति विज्ञान का जनक है उसने भी कहा कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, यानी शक्तियाँ हैं, एक असेंबली होनी चाहिए, एक मजिस्ट्रेट, एक इस तरह से शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में इस सिद्धांत को मोंटेस्क्यू ने सबके सामने पेश किया था। अगर बात करें तो जॉन लॉक ने आधुनिक समय की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे जिक्र में किया है। जॉन लॉक ने तो कार्यपालिका विधानमंडल के अंदर, कार्यपालिका को विधानमंडल के अंदर शक्तियों के पृथक्करण के ऊपर जोर देने की वकालत की गई है। तो इस तरह से ये मैंने जो अभी आपको ये जो समझाया ना, वो है शक्ति पृथक्करण की बातें करता है, या हम ये कहें मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की जो बात कही गई है वो ये है। अब इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण में और क्या चीज़ों पर जोर दिया है। तो बात करें इसकी, मोंटेस्क्यू की जो फेमस पुस्तक है वो ध्यान रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत खुद मोंटेस्क्यू ने
खुद मोंटेस्क्यू ने आपको बताना चाहेंगे, खुद मोंटेस्क्यू ने क्या किया है इस बुक के अंदर शक्ति पृथक्करण के विचारों का प्रतिपादन किया है कि शक्ति पृथक्करण जो भी बातें हैं या मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत कौन सी पुस्तक में है, तो ध्यान रखिएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के बारे में कहा है। प्रश्न आ सकता है कि मोंटेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण के ऊपर दी गई पुस्तक का क्या नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसके शक्ति पृथक्करण से जुड़े क्या और विचार है, जैसे अभी थोड़ा सा आपको समझा ही दिया है, और क्या विचार है जो आपको पता होना चाहिए। तो बात करें कि खुद मोंटेस्क्यू ने ही कहा कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोंटेस्क्यू कहता है कि अगर एक देश के अंदर एक राजा अगर तीनों ही शक्तियाँ, कानून बनाना हो, लागू करना हो या न्याय करना हो, तीनों ही शक्ति अगर एक व्यक्ति एक राजा के पास हो तो राजा मनमानी कर सकता है। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मोंटेस्क्यू ने कही थी। तो इस तरह से राजा मनमानी कर सकता है, तो इससे सही व्यवस्था ये होगी कि शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए, यानी राज्य में निरंकुशता की व्यवस्था का अंत होना चाहिए। तो एक तो इसके लिए निरंकुशता है वो नहीं होनी चाहिए राज्य में, इसके बात को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा अगर एक ही व्यक्ति राज करेगा तो वो अत्याचारी हो जाएगा, तो फिर हम ये कहेंगे भय एवं अत्याचार की व्यवस्था की समाप्ति, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो भय और आतंक से हो, यानी भय और अत्याचार की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्तियाँ तीनों के हाथों में बटी होगी तो तीनों के पास पावर होगा, इसलिए कोई भी मनमानी या अनैतिक रूप में काम नहीं करेगा। तो सभी को अपने अपने इच्छे से काम करने की व्यवस्था पर उन्होंने जोर दिया है। और इसके अलावा मोंटेस्क्यू खुद भी ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करेगा तो फिर वह लोगों के अधिकारों पर हनन कर सकता है, या फिर वह हम ये भी कहें कि अगर इस तरह से एक व्यक्ति मनमानी करेगा तो स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। तो फिर मनमानी स्वेच्छाचारी तंत्र पर रोक लगाना, क्या लगाना, रोक लगाना शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत क्या कि इस तरह से ये व्यवस्था होगी तो मनमानी नहीं होगी। और बात करें तीसरा है वो मोंटेस्क्यू ने कहा कि शक्ति पृथक्करण होना जरूरी है क्योंकि इससे ही स्वतंत्रता बनी रहती है, यानी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की वकालत की। तो ये मैं कुछ एक पॉइंट बताए हैं, ये विचार किसके हैं, मोंटेस्क्यू के। इसी तरह एक मैं बात करूं कि अमेरिका का एक विद्वान है मेडिसन, ठीक है ना, मेडिसन इस शक्ति पृथक्करण इस मोंटेस्क्यू के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इसकी मैं एक बात अगर बताऊं तो खुद मेडिसन ने एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था, तो उस समाचार पत्र का नाम है फेडरलिस्ट। तो फेडरलिस्ट में उसने कहा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियाँ अगर एक व्यक्ति के हाथों में दे दें तो इसका मतलब हम यही कहेंगे कि वह एक अत्याचारी शासन है। तो इसने यही कहा कि भले कार्यपालिका की शक्तियाँ हो, व्यवस्थापिका की शक्तियाँ हो या न्यायपालिका की, तीनों शक्तियाँ हैं वह अगर एक व्यक्ति के हाथों में दे दें तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि ये एक तानाशाही शासन व्यवस्था है। क्या है, अत्याचारी शासन व्यवस्था हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि इस तरह से आप एक अत्याचारी शासन व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं अगर पूरी शक्ति एक के पास दे देते हैं तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया। तो अभी तक जो मैंने आपको ये समझाया ये मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। अगर आ जाए तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा, मोंटेस्क्यू ने जितना अच्छा सिद्धांत दिया है तो दुनिया में किस किस जगह इस सिद्धांत को मान्यता मिली या किस जगह इस सिद्धांत को पॉपुलर समझा गया, इसका किस जगह असर भी पड़ा, वो हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रभाव। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है
इसलिए ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इसका प्रभाव मतलब मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा। तो बात करें कि इनके इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से काफ़ी जगह अलग अलग शासन व्यवस्था में प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके इस सिद्धांत का फ्रांस एवं अमेरिका की शासन व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। यानी इसका प्रभाव फ्रांस और अमेरिका पर सर्वाधिक रहा। समझ में आ गया या सर्वाधिक पड़ा? क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, यानी 1789 यानी 1789 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के होने के पीछे जो विचार थे, उस विचारों को बनाने में, इस विचारों को नवीनता या इस विचार को उत्पन्न करने में किसका योगदान था? इसी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का। यानी फ्रांस की ये जो राज्य क्रांति हुई, उस क्रांति में भी इस सिद्धांत का ही असर दिखा गया है। क्योंकि उस समय लुईस 14 जो शासन कर रहा था, या एक व्यक्ति है जो मान लीजिए फ्रांस में राज कर रहा था, तो वो बहुत ही तानाशाही कर रहा था, क्योंकि सब कुछ उसके पास ही था, कार्यपालिका व्यवस्था, यानी वो राजा था तो तानाशाही हो गया। तो लोगों ने फिर मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को देखा गया, तो देखा गया कि अगर हाँ ऐसी व्यवस्था अगर किसी राज्य देश में हो तो वहाँ पर बिल्कुल लोगों की कल्याणकारी व्यवस्था होगी, कोई राजा मनमानी नहीं कर सकता और देश में प्रशासन अच्छे से चलाया जाएगा। तो लोगों ने इसी विचार को अपनाते हुए फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया था। और आने वाले भविष्य की इनकी श्रेणियों की बात करें कि 1791 में फ्रांस में ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जैसी व्यवस्था की गई और तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया। तो इस तरह से हम बात करें कि 1791 में खुद फ्रांस के अंदर ही शक्तियों का विभाजन किया गया था, जब राजा को हटा दिया गया, और जो नई व्यवस्था है उसमें व्यवस्थापिका बात करें, कार्यपालिका बात करें या न्यायपालिका बात करें, तीनों को क्या रखा गया? स्वतंत्र रखा गया। तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व और कार्य विभाजन किया गया। तो इस तरह से फ्रांस के ऊपर इसके सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। खास बात करें दूसरा प्रभाव पड़ा था अमेरिका के। किसके? अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के ऊपर इस सिद्धांत का काफ़ी असर पड़ा, और इसकी खुद इस बात की पुष्टि की है मेडिसन ने। किसने की है? मेडिसन, जो विद्वान है अमेरिका का, उसने कहा है कि जब अमेरिका का जो नया सिद्धांत बनाया जा रहा था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, उस सम्मेलन में जो सदस्य थे, उस सदस्य में मेडिसन भी था। तो इसने तो कहा था कि मेडिसन ने ये कहा कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। यानी हम अपना सिद्धांत जो बनाए जा रहे हैं, अपना ये संविधान जो बनाए जा रहे हैं, तो हम इस संविधान में किसकी प्रेरणाओं को महसूस कर रहे हैं, या किसकी मोटिवेशन चीज़ें हैं जो हमारे इस संविधान में इनडायरेक्टली जुड़ रही है, वो है मॉन्टेस्क्यू की। इन्होंने कहा कि हमारा संविधान अप्रत्यक्ष रूप से मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रेरित हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ अगर हम कहें तो शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था है, उसका प्रभाव यहाँ पे भी पड़ा। अगर आपको पता हो अमेरिका में संसदात्मक व्यवस्था को न अपनाकर कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाने का रीज़न भी विद्वानों ने कहा है कि शक्ति पृथक्करण की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया था। तो ये मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इन दो देशों के काफ़ी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये दो देश ऐसे हैं जिन पर विशेष रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा और भी बात करें तो मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, वहाँ पे भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को देखा गया है। वो आजकल लगभग यूरोप के अंदर काफ़ी देशों ने इस सिद्धांत को स्वीकार भी किया है, इसको स्वरूप प्रदान भी किया है। अब बात करते हैं, काफ़ी कुछ हो गया इस संविधान को समझने में। अब इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, यानी कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। तो क्या इस सिद्धांत की आलोचना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी इस सिद्धांत को समझाना भी होगा और इसके बाद इस सिद्धांत की आलोचना को भी लिखना होगा। इसको कहते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। समझ में आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए।
अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपके लिए और बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक अगर आपके समझ में नहीं आया तो इस वीडियो का उद्देश्य सफल भी नहीं होगा। तो बात करते हैं सिद्धांत की आलोचना। आलोचना मतलब इस सिद्धांत में कमियां हैं। ये सिद्धांत पूरी तरह से 100% श्योर नहीं है, क्योंकि वैसे तो बात करें कि कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती है, तो इस तरह से इसमें क्या चीज़ कमी रह गई, इस सिद्धांत में क्या चीज़ें हैं जो पूरी तरह से 100% सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया। तो पहला कारण यानी पहला आलोचना का पॉइंट नोट करें, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। तो खुद मोंटेस्क्यू जो है उसने कहा है कि मोंटेस्क्यू ने कहा कि भाई अतीत में ब्रिटेन में एक तानाशाही व्यवस्था थी जिसके द्वारा पूरी शक्ति कार्यपालिका व्यवस्था पे एक ही व्यक्ति के हाथों में थी, तो शासन व्यवस्था सही नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसका शक्ति पृथक्करण किया जाना जरूरी था। लेकिन जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन में तो ऐसा कोई कभी मौका ही नहीं आया कि एक राजा है वह सभी शक्तियाँ उसके पास हैं। यानी अपने जो मोंटेस्क्यू ने जो इस सिद्धांत का जो वर्णन किया है और इसमें जो अतीत का जिक्र किया है, तो आलोचक कह रहे हैं कि मोंटेस्क्यू ने अतीत की जो व्याख्या की है वही गलत की है, क्योंकि खुद ब्रिटेन में कभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था भले ही हो, लेकिन राजा है वो निरंकुश नहीं रहा है। और इसलिए या हम ये भी कहेंगे कि ब्रिटेन में कभी भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति राजा के हाथों पे नहीं रही है, वहाँ पे हमेशा से शक्ति पृथक्करण की बात देखी गई है। और वर्तमान में भी ब्रिटेन में संसदीयात्मक व्यवस्था है। तो इस तरह से इसको जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस सिद्धांत में कमी है, क्योंकि मैकियावेली ने जिसका जिक्र किया है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं। देखिए, आलोचक कहते हैं कि शक्तियों का विभाजन, एक देश में देश को चलाने की शक्तियों का विभाजन करना होता है। तो यानी एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण कह रहा है कि देश को चलाने के लिए तीनों के अंदर शक्तियों का विभाजन करना चाहिए और तीनों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा तभी शासन व्यवस्था सही चल सकती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि शक्तियों का पूर्ण तरह से पृथक्करण करना संभव नहीं है, कि पूरी तरह से शक्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा देश को चलाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को आपस में मिलकर काम करना होता है। इसलिए अगर दिन को पूरा अलग बांट दिया जाए तो ये संभव नहीं है। जैसा कि शरीर के अंगों को अगर अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है, उसी प्रकार इस सिद्धांत को पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक शरीर के अंगों को अलग करने से शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो सरकार के इन तीनों अंगों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो इस सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से एक शरीर तभी अच्छे से काम कर सकता है जब इसके अंग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो वैसे ही सरकार के भी ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और कभी कभार न्यायपालिका के आपस में मिलकर सहयोगी रूप में काम करते हैं, तभी प्रशासन व्यवस्था सही चल सकती है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि शक्तियों का पूर्ण तरह से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार देखा होगा एक दूसरे की जरूरत पड़ती है किसी काम को करने के लिए। कभी व्यवस्थापिका को कार्यपालिका की जरूरत पड़ती है, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका, इसलिए दोनों मिलकर अगर व्यवस्था काम करे तभी संभव है पृथक हो, लेकिन पूरी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के लिए ये आलोचना बिल्कुल सही साबित होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा। बात करें तो ध्यान रखिएगा, तीसरे में काफ़ी यूजफुल बात कही गई है और ये कहा गया शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। देखो, अवांछनीय का मतलब होता है कि जिसकी जरूरत नहीं है, यानी वांछनीय मतलब इच्छा, अवांछनीय यानी जिसकी इच्छा ना हो।
जिसकी इच्छा न हो। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि शक्ति पृथक्करण करने की जरूरत ही नहीं है। शक्ति पृथक्करण यानी सरकार के अंदर शक्तियों का विभाजन नहीं करना चाहिए, या हम ये कहें कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। शक्तियों का यानी कार्यपालिका व्यवस्था के तीनों को अलग अलग बांट दिया जाए और देश को चलाया जाए, यानी अलग अलग काम करके एक राजा एक सरकार के पास शक्तियाँ हैं वह एक ही हाथों में रखकर सभी को बांट दिया जाए, पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कह रहा है ये अवांछनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार के अंदर सहयोगी भावना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोगी, एक दूसरे की सहयोगी भावना होती है। दूसरा बात करें कि निर्भरता होती है। क्या होती है? निर्भरता। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि सरकार के एक अंग दूसरे अंग पर निर्भर होकर काम करते हैं, तो इस तरह से अगर उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो निर्भरता उनके कार्य करने का जो मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। सरकार तभी अच्छे से काम कर सकती है जब एक अंग दूसरे अंग से मिलकर सहयोगी रूप में काम करे। तो इसलिए ये आलोचक कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण करना ये एक इच्छापूर्ण कार्य नहीं है, यह अवांछनीय है। समझ में आया कि नहीं आया? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता होती है। तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता। ये देखिए, अब जैसे मैंने बात करें कि 3 अंग होते हैं सरकार के या किसी भी शासन व्यवस्था के, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों के पास बराबर पावर नहीं हो सकता, क्योंकि कानून बनाने की व्यवस्था है वो व्यवस्थापिका के पास होती है, लागू करना कार्यपालिका के पास और न्याय करना न्यायपालिका के पास। तो एक देश में सरकार के तीनों अंगों के पास बराबर शक्तियाँ नहीं होती है, किसी के पास और किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा होती है। तो इस तरह से तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता होती है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता। बात कर ले, एक गांव में पुलिस की व्यवस्था न हो तो लोग शांति से नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी गांव में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बहुत ही ताकतवर होता है, कोई बहुत ही कमज़ोर होता है, कोई दादागिरी होता है, कोई बहुत ही सीधा साधा होता है। तो इस तरह से अगर गांव को ऐसे ही अनजान भरोसे छोड़ दिया जाए या एक परिवार को अनजान भरोसे छोड़ दिया जाए तो अव्यवस्था हो सकती है। या परिवार में 3 भाई है तो तीनों भाई एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं, एक मजबूत होगा, एक कमज़ोर होगा, एक पैसों वाला होगा। तो अगर पिताजी नियंत्रण रखेंगे तो परिवार की व्यवस्था संकट में आ सकती है। तो इसी तरह से सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों में भी अंतर होता है। तो तीनों शक्तियों में अंतर है, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए एक दूसरे के प्रति संबंध होना जरूरी है। अन्यथा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से इस असमानताओं की वजह से क्या हो जाएगा? संघर्ष हो जाएगा। बात करते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट देखें तो नेतृत्व का अभाव। यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए शक्ति पृथक्करण की जाए, सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग किया जाए। व्यवस्थापिका व्यवस्था करनी, व्यवस्था यानी कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, न्याय और कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का और न्याय करने का न्यायपालिका है। यानी तीनों अलग अलग तीनों अंगों को अपना अपना काम करने की छूट दी जाए, पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। तो एक दिक्कत होगी, क्या? नेतृत्व का अभाव है, क्योंकि व्यवस्थापिका को नेतृत्व करने वाला एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, वरना देश के लिए व्यवस्था करने की बारी आए तब नेतृत्व, यानी कहते हैं ना कि नेतृत्व असफल हो जाता है। यानी एक सेना तभी जीतती है जब उसका लीडर अच्छा हो, सेनापति अच्छा हो। अगर सेनापति कमज़ोर है, सेना बड़ी है, तो भी सेना कोई काम के नहीं। लेकिन सेना अगर छोटी भी है और सेनापति बहादुर है, जैसा कि हॉलीवुड की मूवी है 300, तो बड़ी साम्राज्य को जीतने के लिए 300 सैनिकों ने एक बड़ा अच्छा कारनामा किया था। तो ये तब होता है जब नेतृत्व अच्छा हो। क्या हो? नेतृत्व। तो तीनों विभागों को, तीनों अंगों को अलग अलग कार्य दिया गया, लेकिन अगर इन विभागों को करने वाले, नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति अगर सही नहीं हो तो सरकार के तीनों अंग अपने उच्चतम स्तर तक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो शक्तियों का विभाजन तभी किया जा सकता है जब उसको नेतृत्व करने वाला सक्षम व्यक्ति हो। लेकिन देखा यह गया है कि सरकार के तीनों अंगों को नेतृत्व करने वाली शक्ति का अभाव रहता है, नेतृत्व का अभाव होता है। तो नेतृत्व सही नहीं होगा, शक्तियाँ पृथक्करण भी सही नहीं हो सकती हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत हो जाएगा। न्यायपालिका की कैसे? तो ध्यान रखें,
कि अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी न्यायपालिका को बनाने के लिए, जैसे इसको तो जनता बनाती है, न्यायपालिका को बनाने के लिए इनका सहयोग न मिले, ठीक है, और खुद जनता ही न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चुनाव करे, तो ये पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि लोगों के द्वारा चुना हुआ न्यायाधीश लोगों का पक्ष ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो विधायक मंत्री होते हैं वो लोगों का या लोग या मंत्री का पक्ष लेते हैं, वैसे तो फिर न्याय सही नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना। तो इसके लिए अगर जनता गलत है तो न्यायपालिका जनता को कहेगा कि तू गलत काम करी है, अगर सरकार गलत काम करे तो न्यायपालिका सरकार को गलत ठहरा सकता है। वो तभी होगा जब न्यायपालिका के अंदर व्यवस्था स्वतंत्र रूप में हो। तो अगर शक्तियों का विभाजन पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाए, ये पॉइंट कहते हैं कि इस सिद्धांत में ये कमियां हैं या ये आलोचना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। और आलोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट, मतलब लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट बच गया है कि इस सिद्धांत की आलोचना के बाद महत्व क्या है। मतलब समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आना ही चाहिए आपको। तो लास्ट में हम बात कर रहे हैं इस सिद्धांत का महत्व, क्योंकि आपको पता है, एक चीज़ तो पता है कि अगर कोई चीज़ अस्तित्व में है तो वह जीरो नहीं हो सकती, उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। बात करते हैं जीरो का भी वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी महत्वपूर्ण होता है। वह जिसके साथ जुड़ता है उसका कल्याण कर देता है, मतलब होता है ना जीरो की वैल्यू है, लेकिन वह अकेले नहीं है, किसी के साथ है। अगर यह जीरो है, किसी के साथ जुड़ जाए तो 1 के पास 3 जीरो हो गया, यानी 1000 हो गया। तो वैसे ही इस सिद्धांत का आलोचना तो है, कमियां हैं, लेकिन सिद्धांत शून्य नहीं है। इस सिद्धांत का कुछ लॉजिक महत्व है। इस सिद्धांत में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस सिद्धांत को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो ऐसी क्या बात है जो इस सिद्धांत को इम्पोर्टेंट बनाती है? तो पहला है कि ये सिद्धांत अपनाने से ही शासन की निरंकुशता का अंत किया जा सकता है या केंद्रीकरण समाप्त किया जा सकता है। इसका महत्व ही है कि किसी शासन की निरंकुशता का मतलब तानाशाही, मनमानी, ठीक है ना। निरंकुशता या केंद्रीकरण को समाप्त किया जाता है। ये सिद्धांत नहीं था तब राजा या कोई भी व्यवस्था तानाशाही हुआ करती थी, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व ये हुआ कि अब विभिन्न देशों में शासन है वो निरंकुश नहीं हो पाता है, या फिर एकीकरण केंद्रीकरण व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के समय एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ होता था, यानी घोड़े को रखवाली का काम कर दिया जाए तो करेगा क्या? नहीं, क्योंकि खेती करने का काम अलग होता है, रखवाली करने का काम होता है अलग होता है, खाने का काम अलग होता है। तो इस तरह से सरकार के अंगों को काम तो वैसे शक्तियों का विभाजन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शक्तियों के विभाजन होने से ही कोई भी सरकार या व्यक्ति समूह निरंकुश मनमानी नहीं कर पाएगा। पहला महत्व है। बात करते हैं इस सिद्धांत का दूसरा महत्व क्या है। तो इस सिद्धांत का दूसरा महत्व है कि आततायी तंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। आततायी तंत्र का मतलब होता है टणकाई वाला शासन। एक राजा अगर तीनों शक्ति अपने पास रखेगा तो वो मनमानी कर लेगा, टणकाई कर लेगा, और ये जो टणकाई जो होती है वो कहीं ना कहीं गोड़ी फोड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आततायी तंत्र मतलब टणकाई वाला शासन, यानी मनमानी वाला शासन। तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया कि हम आततायी तंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं, या ये नहीं हो पाता है, क्योंकि आततायी तंत्र है वह किसी भी शासन के लिए सही नहीं है, इसका दुष्परिणाम ज़्यादा है। तो शक्ति पृथक्करण होगा तभी आततायी तंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता। और ये बहुत अच्छा है कि शक्ति पृथक्करण होने की वजह से ही ये व्यवस्था है वो अस्तित्व में नहीं आ पाएगी, अन्यथा अगर ये व्यवस्था हो जाए तो राज्य में प्रशासन है वो सही से संचालित नहीं होगा। इसके अलावा अधिकारों की रक्षा
अधिकारों की रक्षा एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित की जा सकती है। यानी अगर पहले के समय राजा ही सब कुछ होता था तो राजा लोगों के अधिकारों को महत्व नहीं देता था कि उनके क्या अधिकार, क्या महत्व है, क्या उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, नहीं। तो इस तरह से बात करें तो आततायी तंत्र या हम बात करें शक्तियों का पृथक्करण होने से, जैसे वर्तमान में सरकार के तीनों अंग अलग अलग तरह से काम करते हैं, तो इस तरह से वे मिलकर और सामूहिक रूप में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तो व्यक्ति को उसके अधिकारों की रक्षा संभव होती है। यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की वजह से ही अधिकारों की रक्षा हो सकती है और न्यायपालिका को पूर्ण तरह से न्यायिक स्वतंत्रता मिल सकती है। तो शक्ति पृथक्करण की वजह से ही न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करती है, वरना राजा के शासन में न्याय भी राजा ही करता है, तो फिर वो न्याय नहीं रहता है। लेकिन शक्ति पृथक्करण के द्वारा न्याय विभाग को अलग काम दिया गया है और इस तरह से ये संभव है कि न्यायपालिका सही से काम कर सकती है, वह स्वतंत्र रूप में कर सकती है। लास्ट में हमें यही कहूँगा कि शासन की प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए शक्ति सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। शासन के प्रशासन में सुधार के लिए इस सिद्धांत का महत्व समझा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या महत्व है। समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको समझ लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, अदरवाइज इस क्लास को शेयर करें। दोबारा मिलते हैं आपसे महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए लव यू एंड थैंक यू।